दोस्तों, इंटरनेट के जरिए जहां जमाने भर की मालूमात हासिल होती है, वहां अक्सर लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हुई हैं और जाने कितनी जिंदगियां न जाने कब तक बर्बाद होती रहेंगी। ये वाकया एक बहन का है जो कहती हैं कि ये वाकया उस वक्त मेरे साथ पेश आया जब मैं 18 बरस की एक नासमझ लड़की थी। अरसे बाद इस वाकये को एक कहानी की सूरत में बताने की जुर्रत कर रही हूँ ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए और दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुँच सके। अगरचे इस वाकये को भुलाना चाहती हूँ मगर भुला नहीं पाई। जो लड़कियां बिना सोचे समझे नेट को इस्तेमाल करती हैं, उन्हें मेरी दास्तान से बहुत कुछ हासिल होगा। हम 3 बहनें गैर शादीशुदा थीं, जबकि एक की शादी हो चुकी थी। आपी जहरा की शादी फुफ्फीजाद से हुई थी। वो अपने घर में खुश थीं, लेकिन उनके बाद की दोनों बहनों की शादियां ना हो सकी। अगरचे वालिदैन ने बहुत कोशिश की कि उनका भी किसी अच्छे घराने में रिश्ता हो जाए, मगर मुराद बर ना आई। अल्लाह जाने कि कैसी रुकावट थी कि वो बावजूद हजार जतन के मेरी बहनों के हाथ पीले ना कर पाए। वक्त कभी थमा नहीं, तेजी से गुजरता रहता है। सो गुजरता रहा। आपी ने भी कुछ रिश्ते तलाश करके बतलाए। किसी में कुछ खराबी निकल आई तो किसी रिश्ते को किसी खास वजह से रद्द करना पड़ा। यूं मेरी दोनों बहनों की शादी की उम्रें निकल गईं और वो बिन ब्याही रह गईं। उनके बाद 3 भाइयों की शादियां हो गईं और भाभियां घर में आ गईं। उन्होंने काफी जतन किए। अच्छे रिश्ते शायद मेरी बहनों के नसीब में ना थे। सभी जानते हैं कि भाभियां ख्वाह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब घर आ जाती हैं तो घर का माहौल बदल जाता है। खासतौर पर ये ननंदों और भाभियों के लिए एक कड़ा इम्तिहान होता है कि वो आपस में हुस्न सुलूक को किस तरह से कायम रखें ताकि घर का माहौल पुरसुकून रहे। हमारी तीनों भाभियां गो के अच्छी थीं, फिर भी ननंद भावज के नाजुक रिश्ते में अक्सर दरारें पड़ ही जाती थीं। हालांकि मेरी बहनें घर का सारा काम करती थीं और भाभियों के बच्चे भी संभालती थीं, फिर भी उन्हें बोझ ही तस्वुर करती थीं। मैं वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। उन दिनों सेकंड ईयर की तालिबा थी जब हमारे यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। नई नई चीजें थी तो मुझे भी शौक हुआ किसी से चैटिंग करूं। कॉलेज से आकर खाना खाने के बाद फौरन कंप्यूटर के सामने बैठ जाती थी और ऑनलाइन गेम खेलने लगती थी। उन गेम्स में सबसे ज्यादा मुझे लूडो पसंद थी क्योंकि वहाँ चेट भी होती थी। अगरचे मैं उस खेल की माहिर ना थी, मगर इस वजह से खेलती थी कि चेट भी कर सकती थी और उसमें मुझे लुत्फ आता था। उन दिनों मुझे अकल ना थी, कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है और लोग किस किस्म के होते हैं। सभी को अपने जैसा मासूम समझती थी। एक रोज एक लड़के के साथ लूडो की बाजी लगा ली और खेल शुरू हो गया। वो एक माहिर खिलाड़ी था। उसने मुझे उस गेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यूं हम गेम के हवाले से चैटिंग करने लगे। उसका नाम यासिर था और वो कनाडा में रहता था। तकरीबन हम रोज ही चैटिंग करते रहते थे और हमारा ऑनलाइन रहने का एक टाइम मुकर्रर हो चुका था। मैं उससे घर वालों से छुप कर बातें नहीं करती थी, बल्कि बहनों को भी इस बात का इल्म था। बात आगे बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे को मेल भी करने लगे, जिसमें वो कनाडा के बारे में मालूमात देता और मैं अपने वतन की बातें लिखा करती। हम दोनों मुल्कों का उनकी अच्छाइयों और बुराइयों से मुकाबला करते। मैं लिखती अपने वतन से बेहतर कोई जगह नहीं होती और वो बताता कि बेशक, मगर इंसान को दूसरे मुल्कों में भी आना चाहिए क्योंकि इस तरह हम बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों की तहजीब व तमद्दुन के बारे में जानते हैं तो हमारा विजन वसी हो जाता है। गर्ज इसी तरह की बातें लिखकर हम एक दूसरे को मरऊब करने की कोशिश करते। घर वाले मेरे इस मशगले पर कोई एतराज नहीं करते थे और ना तवज्जो देते थे क्योंकि मैं एक घरेलू लड़की थी, कहीं आती जाती नहीं थी सिवाय कॉलेज के। बस घर में बैठकर कंप्यूटर से दिल बहलाती रहती थी। कहते हैं कि आग और कपास का मेल नहीं होता। किसी ने 100% ही दुरुस्त कहा है। खैर, बिलाखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि एक रोज यासिर ने मुझसे सवाल किया कि हिरा, क्या तुम किसी को पसंद भी करती हो? ये सवाल था जिसकी मैं शऊरी या लाशऊरी तौर से मुंतजिर थी। मैंने कहा कि पहले तुम बताओ, बाद में मैं बताऊंगी। उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं कभी किसी को पसंद करता था मगर उसकी शादी हो गई और वो अब बहुत दूर जा चुकी है। मैंने दुख का इजहार किया कि ये तो बहुत दुख वाली बात है। ऐ काश कि तुम्हारी खुशियां तुम्हें मिल जाएं। जरूरी नहीं कि इंसान जिसे पसंद करे वो उसे मिल भी जाए। ये किस्मत की बात है, लेकिन इस बात पर इंसान जीना नहीं छोड़ सकता। देखो, मैं जी रहा हूँ ना और बहुत खुशो-खुर्रम हूँ। यासिर की इस बात पर मुझे मजीद उसके साथ हमदर्दी पैदा हो गई। इस किस्म के सवाल जवाब के बाद हम दोनों के दरमियान एक अपनायत भरा रिश्ता कायम हो चुका था और अब हम अपने दुख सुख एक दूसरे से शेयर करने लग गए थे। मैंने उसे बताया कि मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादियां नहीं हो सकी और अब वो ओवर एज हो चुकी हैं, जिसका उन्हें ही नहीं तमाम घर वालों को दुख है। बहुत अच्छे रिश्तों की चाह में वालिदैन मामूली रिश्ते रद्द करते रहे, फिर मामूली रिश्ते भी
भी नहीं मिलते। अब उन बेचारियों की जिंदगी का मकसद सिर्फ भाइयों और भाभियों की खिदमत करना और उनकी मर्जी से जीना रह गया है। जब भी मैं अपनी बहनों का जिक्र करती वो भी दुखी हो जाता और कहता, देखो तुम शादी में देर ना करना वरना वक्त गुजर जाएगा और तुम भी फिर उनकी तरह बैठी रह जाओगी। लिहाजा जो पहला अच्छा रिश्ता आए हाँ कर देना। वालिदैन सदा किसी के नहीं रहते। लड़की की जिंदगी जब दूसरों के रहमो करम पर रह जाती है तो वो बहुत कसम परसी की जिंदगी गुजारती है। जल्द ही मुझे महसूस हो गया कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। रोज कोई ऐसा मैसेज भेजता जिसमें मेरे लिए खास बात पोशीदा होती। वो उन इशारों के जरिए मेरी तारीफ करता और कहता कि वो बहुत खुशनसीब है जो मुझ जैसी सच्चे जज्बों की मालिक लड़की से उसका तारुफ हुआ है। खुद मैं भी समझने लगी थी कि इस कंप्यूटर में मेरा आइडियल छुपा हुआ है। एक दिन उसने बताया कि वो अपने एक अजीज की शादी में मुल्क आ रहा है। मैं खुश हो गई जैसे किसी ने अचानक इनाम में कोई बहुत कीमती चीज देने का ऐलान कर दिया हो। मैं तो उससे मिलने के ख्वाब देखती थी जो अब हकीकत का रूप धारने वाले थे। एक दिन जब वो ऑनलाइन था उसने मुझे कहा कि अगर मैं आया तो क्या तुम मुझे मिलोगी? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलूंगी। मुझे तुमसे मिलने की बहुत आरजू है। मुझे भी आरजू है। मैंने जवाब दिया कि सोचा भी ना था कि कभी तुम यहाँ आओगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी। यासिर ने उस दिन कहा था कि अगर तुमने मिलने के बाद मुझे पसंद कर लिया और मैंने तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहा तो क्या हाँ में जवाब दोगी? मेरे दिल में हजारों फूल खिल गए मगर मैंने बनकर जवाब दिया, सोचूंगी, पहले तुम आ तो जाओ। मैंने अपनी बहन को बताया कि वो लूडो का खिलाड़ी किसी की शादी अटेंड करने के लिए यहाँ आ रहा है, हमसे मिलने भी आएगा। वो बोली कि अम्मी को बता दो ताकि वो घर वालों को राजी कर लें, तभी हम उसकी घर पर मेहमानदारी कर सकेंगे। मैंने कहा बाजी ये बात तुम खुद ही अम्मी से करना, मुझे लिहाज आता है। बाजी ने कहा कि पहले मुझसे उसकी बात करा दो, अंदाजा तो हो कि किस किस्म का लड़का है, फिर अम्मी से जिक्र करूंगी। मैंने बाजी सुल्ताना की उससे फोन पर बात कराई। उन्हें उसकी गुफ्तगू अच्छी लगी। अब मुझसे वक्त काटे ना कटता था और पूछती थी कि कब आओगे और जवाब देता कि जल्द आऊंगा। महीनों यूं ही गुजर गए और वो हमारे मुल्क ना आया। मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैंने अपना खदशा जाहिर किया तो वो बोला, हरगिज नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बहुत मसरूफ हूँ, तभी शादी में नहीं आ सका। हम फिर कब और कैसे मिलेंगे? मैंने सवाल पूछा। मेरे मुंह से जब ये बेख्तियार निकला तो उसने जवाब दिया कि अपनी तस्वीर भेजोगी? मैं वालिदैन को दिखाकर कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मांग लें, इस तरह हम कभी ना बिछड़ने के लिए मिल जाएंगे। ये बात सुनकर मैं खुशी और हैरत में डूब गई। वो मुझे प्रपोज कर रहा था और ये मैंने सोचा तक ना था कि अपने वालिदैन को दिखाने के लिए वो मेरी तस्वीर मांग लेगा। मैंने अपनी तस्वीर उसे भेज दी। तस्वीर देखकर फौरन उसने कहा, अपनी अम्मी से बात कराओ। मैंने बाजी से कहा कि अम्मी से बात करना चाहता है। बाजी ने फोन पर उसकी बात अम्मी से भी करवा दी। उसने उनसे काफी देर बातें की। उसने कहा कि मैंने हिरा की तस्वीर देखी है और घर वालों को भी दिखा दी है, उन्होंने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे वालिदैन जल्द रिश्ते के लिए आपसे बात करेंगे। काफी दिन गुजर गए लेकिन उसके वालिदैन का फोन आया और ना रिश्ते के लिए कोई बात हुई। उधर अम्मी इंतजार में थी, कहती थी कि बात छेड़कर फिर भूल गया। अपने घर वालों की तस्वीर मांगी तो गोल कर गया। ना जाने कैसा लड़का है, खुद ही शादी के लिए प्रपोज किया है और खुद ही गुरेज कर रहा है। मुझे तो धोखेबाज लगता है। मैं कहती कि धोखा करना होता तो मुझे बेवकूफ बनाता रहता, आपसे बात क्यों करता। उसने अपनी तस्वीर तो भेजी है। बाजी ने मेल की कि अपने घर वालों की तस्वीर भेजो। उसने जवाब दिया कि घर में कुछ परेशानियां चल रही हैं, जरा मोहलत दो, वो खुद आपके घर आ जाएंगे। जब ऐसे ही साल गुजर गया तो बाजी सुल्ताना ने कहा कि ये शख्स सही नहीं लगता, इसका ख्याल छोड़ दो और इससे राब्ता खत्म कर दो। मगर मुझे यकीन था कि जरूर कुछ परेशानियां होंगी। यासिर की नीयत साफ थी, तभी खुद प्रपोज किया है और शादी की बात की, वरना मैंने तो उसे मजबूर नहीं किया था। इत्तेफाक से मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसका नाम अदीबा था और वो हमारी क्लास में नई आई थी। बातों ही बातों में उसने एक दिन जिक्र किया कि इम्तिहान के बाद उसकी शादी अपने कजन से होने वाली है जो कनाडा में रहता है। नाम पूछा तो वो गोल कर गई। ना जाने ये मुझे अपने मंगेतर का नाम क्यों नहीं बता रही थी। मैं सोचती रह गई। यासिर ने दरअसल उसे बताया हुआ था कि हिरा नामी एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो 3rd ईयर में पढ़ती है। तभी अदीबा ने मुझसे दोस्ती की थी। उसे गालबन शक हुआ कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उससे कभी जिक्र ना किया कि मेरी किसी के साथ चीटिंग होती है और वो कनाडा में रहता है। बहरहाल अदीबा से मेरी दोस्ती बहुत अच्छे अंदाज में उस्तवार हो गई थी। 4th ईयर खत्म हुआ और हम इम्तिहान से फारिग हो गए। अदीबा मेरे घर आई और मुझे अपनी शादी
का कार्ड दे गई जिस पर उसके होने वाले शरीके जिंदगी का नाम दर्ज था, यासिर। मेरा दिल धक से रह गया। खुदा ना करे कि ये वही हो। क्या सच था, मगर मैं अभी तक उस ख्वाब में जी रही थी कि यासिर एक दिन जरूर आएगा और मुझे मेरे वालिदैन से मांगकर ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा। हालांकि हालात वाज़ेह थे, फिर भी मैं हकीकत की तलखी का मुकाबला करना चाहती नहीं थी। आंखें बंद रखना चाहती थी कि धूप की तपिश बर्दाश्त करने की मुझ में ताब ना थी। इंसान भी क्या चीज है ना, सब कुछ जानबूझकर भी खुद फरेबी के सहारे जीता जाता है। यासिर बहुत बड़ा ड्रामेबाज निकला, जिसका अंदाजा मुझे बाद में हुआ जब एक दिन अदीबा के घर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे अदीबा ने अपनी होने वाली ननंद बताया था। उस लड़की का नाम माहम था। वो बोली कि मेरा भाई यासिर अदीबा को पसंद करता है और इनकी मंगनी हो चुकी है। वो मुझे अपने भाई की तस्वीर दिखाना चाहती थी, मगर मैंने मंगनी की तस्वीर नहीं देखी, इस खौफ से कि कहीं ये वही यासिर ना हो जिससे मैं कभी नहीं मिली थी, मगर 3 बरसों से उसकी परस्तिश कर रही थी और उसे ख्वाब में देखती थी कि वो मेरे घर आया है, मेरा हाथ थामकर अपने साथ ले जाने के लिए। इंतजार की अजियत सहते सहते मेरी सेहत खराब हो चुकी थी और फिर उसकी नकली मोहब्बत का मलमा उतरा जिसके इंतजार में मैं दिन रात घड़ियां गिना करती थी। अदीबा ने इसरार किया कि मेरी शादी पर जरूर आना। मैंने खास तौर पर नए जोड़े सिलवाए ताकि अपनी दोस्त की शादी में अच्छी लगूं। उसकी शादी वाले दिन जब तैयार होकर शादी हॉल पहुंची तो वो अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बर्जमान हुआ। हाँ, ये वही यासिर था। मैंने उसे पहचान लिया जबकि उसने अपनी एक तस्वीर ही भेजी थी। अब उसका असली रूप मेरे सामने आ गया था क्योंकि उसने भी मुझे दूर से देखते ही पहचान लिया था। जब मैं जरा स्टेज के नजदीक हुई तो उसे किसी और के दूल्हे के रूप में देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। आंसू दिल की तह से निकले और आंखों में भर गए। उन्हें रोकना मेरे लिए मुश्किल हो गया। अदीबा की बहन मेरे पास आई और बोली कि आपको आने में काफी देर हो गई, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आइए मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़ कर ले गई और खास मेहमानों के साथ ले जाकर बिठा दिया जहाँ यासिर की वालिदा और बहनें बैठी हुई थीं। वो आपस में बातें कर रही थीं। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि पहले भी आ चुकी हैं। 2 साल कबल यासिर की मंगनी अदीबा से करने आई थी और अब शादी पर दोबारा ये लोग आए थे। जब यासिर ने मुझसे कहा था कि वो किसी अजीज की शादी में आ रहा है तो वो किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी मंगनी की तकरीब में आया था। उफ, मैं भी किसके साथ ख्वाबों की डोरियों में उलझ गई थी, कैसे और कहां फंस गई थी। मेरे चारों तरफ पहले भी धुंध थी और अब भी धुंध है। दिल ने कहा उसे बद्दुआ दे जिसने तुम्हें इतने दिन पागल बनाए रखा, मगर बद्दुआ भी ना दे सकी। आज पछताती हूँ कि उसे अपनी तस्वीर क्यों भेजी जबकि वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। और फिर हुआ कुछ यूं कि अब्बू बीमार पड़ गए और अम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी और आखिर एक दिन आया जब अब्बू हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए। 2 महीनों के बाद अम्मी भी हमसे रुखसत हो गई और हमेशा के लिए जुदाई हो गई। अब मैं अपनी बड़ी बहनों की तरह कुंवारी अपने घर में रह गई। अब हम 3 बहनें अपने घर में अकेली रहती हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है। दुनिया मेरे बाप को बुरा कहती है, मेरे भाइयों को भी बुरा कहती है कि बहनों की शादियां क्यों नहीं की। जब उम्र थी रिश्ते भी आते थे, लेकिन अम्मी, अबू और भाई मजीद अच्छे की तलाश में रहे। आखिर अब कोई रिश्ता भी नहीं आता क्योंकि हमारी उम्र अब ज्यादा हो गई है। बहुत बार शैतान हावी हुआ लेकिन अल्लाह ने हया दी। आखिर हैं तो इंसान, किस लड़की या लड़के का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी जवानी अपने जीवन साथी के प्यार में गुजारे। अकेले जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है बता नहीं सकती। रातें काटे नहीं कटती। काश हम भी अपने शोहरों के साथ जिंदगी गुजारती, हमारे भी बच्चे होते। अब बस मौत का इंतजार है। मैं हाथ जोड़कर तमाम माँ बाप को ये कहूंगी कि खुदारा बेटियों पर ये जुल्म ना करें, वक्त पर उनकी शादी करें। जिस मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं अल्लाह किसी को ना दिखाए। और मेरी लड़कों से भी गुजारिश है कि किसी की जिंदगी से ऐसे ना खेलो, वरना जैसा करोगे इसी दुनिया में भुगतोगे। क्योंकि यासिर ने भी इसी दुनिया में मुझे धोखा देने का अंजाम देखा कि जब वो कनाडा वापस गया तो अदीबा ने वहां जाकर उससे तलाक ले ली और किसी गोरे से शादी कर ली। अब वो भी अकेला तनाइयों में घिरा हुआ जी रहा है। मैंने बद्दुआ तो नहीं दी थी, लेकिन बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला
वाला है। उम्मीद है कि मेरी कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करेंगे तो मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन आपके कमेंट्स जरूर पढ़ लूंगी। जानना चाहूंगी कि आप सब मेरे बारे में अपनी राय क्या देते हैं। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इस बहन के लिए राय जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपको बताता चलूं कि ये एक हकीकी कहानी है, लेकिन इसमें जो नाम शामिल किए हैं वो सारे के सारे नाम फर्जी हैं।